नमस्कार। संसद टीवी पर लाइव कवरेज लगातार जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बजट में वोट की राजनीति नहीं, हर वर्ग के सपने पूरे होने की गारंटी है। हमारे साथ हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। हालांकि इंटरिम बजट था, फुल फ्लेजेड बजट हम देखेंगे सरकार जब इलेक्शंस के बाद, लेकिन आज कहा जा रहा है कि ये जो बजट है वो विकसित भारत को और आगे बढ़ाता है। कैसे देखते हैं आप इंटरिम बजट को? देखिए, पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसका यदि आकलन करना हो तो काम करने वाली सरकार की नीयत क्या है, सरकार का विजन क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट क्या है, इसके हिसाब से उसका आकलन किया जा सकता है। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया, नीयत पहले दिन से स्पष्ट थी कि देश बदलना है। विजन कि देश को बदलने का मार्ग गरीब के घर से जाता है, गरीब के सशक्तिकरण से जाता है, और इम्पैक्ट देश भर में दिखाई दे रहा है। किस तरह से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, किस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूएनडीपी और नीति आयोग की संयुक्त रिपोर्ट कहती है कि 25 करोड़ लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ और वो गरीबी की रेखा से कहीं न कहीं किसी रूप से बाहर निकले। ये संकल्प लेकर के पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है कि हमें देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और अमृत काल का प्रारंभ हो चुका है। ये जो इंटरिम बजट है, ये कॉन्फिडेंट सरकार का बजट है, जिसको इस बात का भरोसा नहीं, पूरा विश्वास है, जो सरकार आत्मविश्वास से लबरेज है कि दोबारा जनता उन्हें आशीर्वाद देकर के वापस काम करने का, सेवा करने का अवसर देने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास पूरे देश और दुनिया ने उस दिन देखा जब लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि मैं अगली बार भी आपको यहीं से मिलकर के बात करूंगा। तो एक ऐसी सरकार जिसको ये भरोसा है कि मैं वापस आने वाली हूं या हम वापस आने वाले हैं, वो सरकार इंटरिम बजट से आने वाले 5 साल के बजट, जब मुख्य बजट आएगा तब आने वाले साल के बजट की रूपरेखा, और ये मानते हुए कि ये 5 साल का कालखंड इस देश के को विकसित बनाने की आधारशिला रखने का कालखंड है, उसका जो है बीज प्रतिपादित करने वाला बजट था। बिल्कुल सर, और चलते चलते अपने बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने हर घर नल से जल, उसका भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उसको रखा। कैसे देखते हैं, ये आपका मंत्रालय है? देखिए, निश्चित रूप से देश के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, गरीब को घर मिले, घर में बिजली हो, घर में शौचालय हो, घर में गैस का चूल्हा हो, और घर तक पीने का पानी पहुंचे, घर में बैंक का खाता हो, और इस श्रृंखला को बहुत लंबा किया जा सकता है। लेकिन घर में पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर के जो योजना प्रारंभ की गई थी 2019 में, देश में मात्र 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। आज इस 4 साल के कालखंड में 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की। जो आंकड़ा पहले 3 करोड़ 23 लाख घरों का होता था, वो आज 14 करोड़ 50 लाख को छूने वाला है। निश्चित रूप से 11 करोड़ ऐसी माताओं बहनों जिनको मटका सर पर उठाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है, जिनको गुणवत्ता युक्त जल उनके घर में मिल रहा है, उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, और ऐसे सारे लोग जिनको ये विश्वास हो गया है कि उनके यहाँ भी शीघ्र ही जो काम चल रहे हैं उसके चलते हुए पानी पहुंचने वाला है, उनका पूरा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में, और ये पुण्य अर्जन करने का, सृजन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन डीके पांडे और कैमरा असिस्टेंट लाल मोहर के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन। अंतरिम बजट को लेकर पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रांजलि सिंह ने। अंतरिम बजट पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सर, कैसा रहा ये अंतरिम बजट और आम लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज जो इंटरिम बजट पेश की गई है, और देश की हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने
तो इस बजट के जरिए ये बात स्पष्ट हुई, पिछले 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिन रात मेहनत करके उन्होंने हर व्यक्तियों को शक्ति देने का काम किया। देश के 140 करोड़ जनता को उन्होंने जैसे विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम उन्होंने रचना की है उसको सही लागू की गई है। और आपने देखी है अलग अलग जो आंकड़ा बताया गया है, तो चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे महिला हो, चाहे साइंटिस्ट हो, या चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, हर वर्गों की युवा हो, सभी को उन्होंने मजबूत बनाने का काम किया है। इसके लिए आज देश जाग उठा है और देश की हर नागरिक का मन में जो इसे आत्मविश्वास जाग उठा है, सबको लगने लगा है हम अभी 2047 तक निश्चित रूप से भारत को दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बना पाएंगे। लोगों का ही मानना है, क्योंकि लोगों ने देखा है, परिवर्तन देखा है। लोगों ने परिवर्तन के जरिए इज्जत से जीने का एक सबको मौका मिला है, माहौल मिला है। ये पहले थे नहीं। कांग्रेस का कार्यकाल में कितनी घोटाला, दुर्नीति, भ्रष्टाचार से सारे देश को कमजोर किया था और देश का नागरिक बहुत निराश हो गए थे और सारे देश को अंधकार में उन्होंने ढकेल दिया था। लेकिन आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश को रोशनी दिया, देश को उम्मीद जगाया और देश को सुरक्षित किया। सभी वर्गों की लोगों को जिस हिसाब से उन्होंने शक्ति दिया है, इसके वजह से आज मुझे लगता है कि देशवासी भी खुश है और देश का हर काम जो भी मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, हर गारंटी को उन्होंने फुलफिल किया है, हर गारंटी को। सर, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इस बार के बजट में खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि आपके पोर्ट्स पर को लेकर के भी कई प्रावधान रखे गए हैं। इसका क्या संदेश है, क्या आगे विजन है गवर्नमेंट का, अगर आप हमारे साथ में शेयर कर सके सर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अब देखिए लाखों किलोमीटर का सड़क बनी है, पुल बनी है और हमारी रेलवे लाइन बनी है और एयरपोर्ट भी बनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ़ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डिफरेंट सेक्टर, आप देखिए एजुकेशन में हो, साइंस हो, रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, हर सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट में हो, हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनी है जिसके वजह से आज लोगों का विश्वास बढ़ गया है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर थे नहीं तो लोग निराश थे, लोगों का मन टोटली डिप्रेस थे, हो पाएगा नहीं पाएगा। लेकिन आज लोगों को मानना है कि हो पाएगा, क्योंकि 10 साल के अंदर जो उन्होंने कदम उठाए, इस कदम उठाने के वजह से ही आज देश दुनिया का सबसे बड़े पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में भी जो परिवर्तन उन्होंने लाए हैं, जैसे सागरमाला प्रोग्राम, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, हर कार्यक्रम को सिर्फ कार्यक्रम के हिसाब से नहीं रखा, कार्यक्रम को लागू की गई है, आधुनिकीकरण की गई है, मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, और इसकी वजह से पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है और दुनिया में अब हिंदुस्तान एक लीडिंग मैरीटाइम नेशन बनने जा रहा है। और इसी हिंदुस्तान में आज मोदी जी ने जो हमारे अमृतकाल का जो भी उन्होंने ये विजन लॉन्च की है, तो 2047 का विजन, उस विजन के जरिए ये बात स्पष्ट किया है अगले दिनों में इसी सेक्टर को और भी आगे बढ़ाने के लिए 80 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया जाएगा। और आपने देखा है मुंबई में 3 दिन का कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ का निवेश का हमें कमिटमेंट मिली है, 307 MOU हुई है। तो इससे आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं उसको निष्ठापूर्वक पालन करती है और इसकी वजह से देश की जनता की जो मन में उन पर जो विश्वास पैदा हुई है, वो ये विश्वास अब अगले दिनों में और भी बढ़ेगा। सर, एक बात और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कई कैबिनेट बैठक में इस पर बातचीत होती होगी। जब आज बजट के बाद देश के प्रधानमंत्री सामने आए तो उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में आप लोग ध्यान दीजिए कि हमने इनोवेशन में बहुत ज्यादा खर्च करना चाहा है, हमने सबसे ज्यादा बजट जो है वो स्टार्टअप्स को अलॉट किए। सर, ये क्या विजन है? प्रधानमंत्री की बातों से आपको क्या लगता है कि इस तरफ क्या सोच है? नहीं, नई पीढ़ी और जनता को भी
ये बात उन्होंने ये संदेश दी है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली विकसित देश भारत को बनना है, तो हर सेक्टर में भारत को अपना काबिलियत दिखाना होगा, शक्ति दिखाना होगा, क्योंकि ये 21वीं शादी है, टेक्नोलॉजी का है, इनोवेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इन चीज़ों को महत्व देना ही होगा। इन चीज़ों को अगर महत्व नहीं दिया, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए ही बीइंग ए विजनरी लीडर, वो भविष्य को देख सकते हैं मोदी जी, इसलिए उन्होंने भविष्य को रीडिंग कर लिया है, तो इसलिए देशवासियों को उसी दिशा पर ले जाने का काम किया है। इसलिए आपने देखा है कि रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन में और हमारी नई पीढ़ियों को स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो, हर सेक्टर में उन्होंने जैसे उनको हौसला दी है, उनको शक्ति दी है, उनको सहयोग की है। और बजट में हर सेक्टर को जिस हिसाब से मान्यता दी गई है, इसके लिए हर सेक्टर ने आज सक्सेस स्टोरी लिखने लग गए। आखिर में आप असम के प्रमुख चेहरा आप माने जाते हैं, क्या आपके नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई ऐसी बजट में घोषणा हुई है, क्या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? देखिए, नॉर्थ ईस्ट को तो हमेशा मोदी जी स्पेशल ट्रीट करती है। 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, कैन यू इमेजिन? ओनली इन द स्पैन ऑफ 9 years he has given to नॉर्थ ईस्ट फॉर स्पीडी ग्रोथ। और अभी नॉर्थ ईस्ट का हर प्रदेश जिस हिसाब से विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है, इसका मूल कारण है मोदी जी। मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में जगह दिया और उन्होंने विकास के रास्ते पर तेज से चलने के लिए उन्होंने शक्ति दिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से खास बातचीत करने के लिए। अब आपको सुनाते हैं अंतरिम बजट को लेकर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने क्या कुछ कहा। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने। Hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sansad TV with your host Kriti Mishra, and joining us are two very special guests: Finance Secretary Mr. TV Somnathan and Deepam Secretary Mr. Tuhin Kanta Pandey. Welcome to Sansad Television, both of you, and thank you so much for joining us. This is your moment, sir, and let me begin talking about the Indian economy. What a decade of transformation it has been for us. In 2014-15, we were at 10th position. We've been elevated to 5th position, harboring the plans to become the 3rd largest economy. Sir, going ahead, how does this interim budget further cement our economic progress? As you know, the government has set itself the goal of a Viksit Bharat by 2047. That is a marathon. When you want to run a marathon, you keep yourself in good health. And to do that, our macroeconomic fundamentals have to be very sound. So the government has clearly taken a position that we will work on this as a long-term goal. And to achieve that long-term goal, we will not do things which distract us from that path. And so we've followed a path of macroeconomic stability, prudent financing, a combination of a good increase in investment expenditure, while at the same time paying attention to consolidating our debt and becoming less dependent on government borrowing as a source of growth. Well, absolutely. Government borrowing, we'll just talk about it in just a bit, sir. But talking about the fiscal policies, the prudent policies, sir, the fiscal deficit target has been lowered to 5.1% for FY25. Clearly shows that the government is adhering to fiscal glide path, adopting very prudent policies. Yes, this is the finance minister had made a commitment in fiscal year 2021-22 that we would reduce the fiscal deficit to below 4.5% by 2025-26, and we have actually adhered to it. This year we will be consolidating by slightly more than what had been budgeted, and next year we plan to achieve a further consolidation of 0.7% of GDP. And we are committed to that goal, and we are doing it in a manner that is mindful of keeping growth sustained. So we are not doing it too quickly, and at the same time we are not doing it too slowly either. So we are trying to do it in decent increments, 0.7% this year, which would make the target within striking distance in the following subsequent financial year. So it's a judicious balance. We're talking about the disinvestment targets for financial year 2025. The target is pegged at 50,000 crore. What is the roadmap ahead? First of all, I think we have to really comment that we are investment and public asset management. We should look at it together.
So we aren't really, sort of looking at disinvestment in a disjointed fashion, but we're looking at wealth creation, the value creation, and then of course, when we sell our shares to the public, we distribute that wealth. In last 3 years, we have created a value in the market cap of our 61 listed companies and 16 PSBs and PSICs, public sector insurance companies, have risen from 15 lakh crore to 58 lakh crore, which means wealth creation, a value unlocking of 42 lakh crore. So we are talking of very big numbers here in terms of their economic impact, the impact on the minority shareholders who have picked up shares. So disinvestment or dividend or capex or the capital performance of the enterprises have to be looked at into that context. I think this particular new paradigm we have to understand, rather than actually always focusing our view on a short-sighted one number, which is disinvestment. The point is that if you don't have value, you will only realize the value that you have. If you don't create value, and you create the value by performance and by communication of that performance and calibrated disinvestment strategy, looking at both dividends as well as, again, possibility of disinvestment together, but in a calibrated manner. So that is what I think we have attempted in terms of actually looking at together. And the minority shareholders, they would vouchsafe for it that, their capital gains and their dividend have really benefited them. And so is the government. So that's a very valid point, but I'll raise another legit question. The target has been downscaled to 30,000 crore for the current financial year. Of course, there are complications and issues with each state government. How do you plan to resolve that issue going ahead? The target is not downscaled to 30,000. Next year target is 50,000 crore. But so for the current financial year? Yeah, for the current financial year. The reason is that, if you are not able to conclude certain transactions, then that will happen. The second is that when we are in the midst of a very heavy value creation, would you like to, for example, if I were to ask you, how would you dispose of your wealth? Now, when you are saying that imminently you are getting a 15 or 20% gain, would you not much wait for that time, for 3 months to make that gain, or you would like to just dispose it? Because the question is, that's right. In the overall scheme of things, when we have a budget of 47 lakh crores or the total size of the budget, this is a very small amount. So we can always, and we have got good revenues. The point is the wealth effect, the benefit of wealth effect is far, far larger, far too larger than to be looked at into merely, 20,000 crore or 10,000 crore. Absolutely. So that's the point I'm trying to make. Absolutely, sir. We are deliberately not setting specific, internal targets within this amount for how much is disinvestment, etc. Because as he says, we have come to the conclusion that this should not be pursued as a matter of filling fiscal deficits or holes in the budget. This should be viewed as asset management, optimum asset management. Sometimes it means selling the share, sometimes it means holding the share and taking the dividend. And sometimes it means rebuilding the asset or making it more profitable. So that is a more appropriate way of managing the assets of the government, the way a private investor would manage his or her own assets, rather than using it as a fire sale in order to make up some money in the current budget. So that's a conscious shift. Well, absolutely. It's a dynamic strategy depending on the situation. But so talking about the capital expenditure, the outlay has touched record high of 11.11 lakh crore. Sir, how do you see the impact on employment generation particularly, and of course investment? I think there are clear studies, economic studies, both theoretical and empirical, and including studies specific to India, which show that capital expenditure by the government has a very high multiplier effect. So typically 1 rupee of capital expenditure by the central government produces over a period of time a GDP increase of 2.5 rupees. So, and that in turn, and also the nature of the capital expenditure that the government is incurring, most of it is in labor-intensive sectors, whether it's railways, highways. These are sectors where there's a lot of construction work involved, and that's very labor-intensive. So not merely are we increasing capital expenditure, we are increasing it in sectors which have high labor intensity. So I think this is one of the major
ways by which India will continue to absorb those who are coming from the schools and colleges into the employment market, and both for skilled and for unskilled labor. And I think sustained capital expenditure will also help trigger private capital expenditure, which in turn will create job opportunities of its own. So I think it's the right strategy, and it's the strategy for the long run. It may not produce immediate results, but it will produce very strong results in the long run. Well, absolutely, sir. And before we wrap up this conversation, closing comments from both my guests. Sir, India could become a $7 trillion economy in next 6 to 7 years, the way ahead. So I think the way ahead is broadly indicated in our budget. The main directions in which the economy will move forward. And I think our commitment is to keep pursuing those objectives with vigor and with sincerity. Sir, your thoughts? I think the way ahead is to continue with our initiative of bringing efficiency and effectiveness into what we do, because eventually, what you actually do, profitability and so on, that is the one which will help you grow and generate the resources. Well, absolutely. All the very best for all your future endeavors. And thank you so much for joining us on Sansad Television. With camera person Yogesh and camera assistant Riyasat, I'm Kruti Mishra for Sansad Television. नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने अंतरिम बजट को फिस्कल डिसिप्लिन में विश्वास रखने वाली सरकार का बजट बताया है और कहा है कि इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है। अमिताभ कांत से बात की हमारी संवाददाता प्रीति सिंह ने।